जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। हम लोग जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें जो ये लेक्चर करने जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो एम है वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल की इंक्रीज करने से किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल की इंक्रीज करने से जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होते चली जाती है, नैरो होती चली जाती है। तो आज का हमारा जो मेन हमारा जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि कैसे इसको प्रूव करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर होते चली जाती है। तो अगर मेरे पास फेज स्पेस है और उस फेज स्पेस में यानी किसी सिस्टम का जो फेज स्पेस है उसमें हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल लिया है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने कैपिटल एन मान ली है। तो सपोज कर लेते हैं कि वी हैव अ नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन ऑफ अ सिस्टम। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, पार्टिकल कैपिटल एन है। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन है तो मैं इन मॉलिक्यूल्स के पोजीशन और स्पेस में इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर चर्चा करूं तो इस उद्देश्य के लिए हमें पहले इन एन मॉलिक्यूल्स के पोजीशन और स्पेस में इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर चर्चा करूं तो इस उद्देश्य के लिए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के उद्देश्य के लिए हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा बॉक्स लेना होगा जो दो इक्वल या आइडेंटिकल कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ हो। तो हमें क्या लेना होगा कि एक बॉक्स लेना होगा और उस बॉक्स की कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट होने चाहिए। तो ये क्या है, एक बॉक्स है और जिसमें क्या है, टू आइडेंटिकल कंपार्टमेंट है। ये दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का कंपार्टमेंट है और ये राइट हैंड साइड का कंपार्टमेंट है और ये दोनों कंपार्टमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। हो सकता है मेरा आइडेंटिकल ना बना हो, लेकिन आप इतना मान कर चलिएगा कि ये दोनों आइडेंटिकल कंपार्टमेंट है। यहां पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड का कंपार्टमेंट है, मैं ये मान रहा हूं कि इसमें इस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n का स्मॉल n मॉलिक्यूल्स इस वाले में है और यहां पर राइट हैंड साइड वाले में n डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो टोटल नंबर कैपिटल n मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ भाग यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल इट एग्जिस्ट इन दिस कंपार्टमेंट एंड अनदर पार्ट ऑफ द n इट एग्जिस्ट इन दिस पार्ट। तो अगर मैं देखूं कि इस वाले कंपार्टमेंट में n मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाले में n डैश मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो n और प्लस n डैश इज इक्वल टू कैपिटल n। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा कंपार्टमेंट में है उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, राइट हैंड साइड में हमारा n डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये n और ये n डैश ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे कंपार्टमेंट का। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि n बहुत ही लार्ज है, n बहुत ही लार्ज है, n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज विथ कंपैरिजन टू द n। तो अगर मैं कहूं कि n बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो समानतः यह देखा जाएगा, अगर n बहुत ज्यादा लार्ज है तो समानतः यह देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि जो n है वो लगभग n डैश के इक्वल है। अगर n बहुत ज्यादा बड़ा है डियर स्टूडेंट तो ये देखा जाएगा कि ये n जो है, ये n दो पार्ट में इक्वल आइडेंटिकल बॉक्स में अगर डिवाइड है तो ये और ये नंबर लगभग इक्वल है। मान लो n जो है ना वो 10 लाख 20 लाख है, मान लो 10 लाख है, तो अगर इसमें इस वाले कंपार्टमेंट में 4,50,000 है तो इसमें फिर 5,50,000 होंगे। यानी कि अब लाख में जब बात होने लगी ना तो 50,000, या हम ऐसे कहें कि इसमें 100 हैं तो इस वाले में 51 है, इस वाले में 49 है। तो एक नंबर, दो नंबर या एक दो मॉलिक्यूल्स, या लाख में बात करें, मिलियन में बात करें तो 1000 2000 इधर उधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो लगभग इनका दोनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस है ना इन दोनों इक्वल कंपार्टमेंट में वो लगभग इक्वल होगा। और अगर ये दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगभग इक्वल हैं
इक्वल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम n के इक्वल होगा और कोई भी मॉलिक्यूल्स इस कंपार्टमेंट से बाहर नहीं है, इस टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स को इसी के अंदर रखना है। तो एक चीज आपको ये भी बताते चलें कि ये मॉलिक्यूल्स अगर इस कंपार्टमेंट में हैं तो इनके जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, उस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से इसी कंपार्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, कॉलिजन करते रहेंगे और एक दूसरे से कॉलिजन करते करते ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ दिस बॉक्स, इस बॉक्स के का जो कंपार्टमेंट है उसमें भी एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉलिजन करते रहेंगे। इस कॉलिजन के दौरान क्या होगा बेटे, इस कॉलिजन के दौरान कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने में से टकराएंगे, कंटेनर के वॉल से टकराएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में चले जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ वाल में और अपने आप में टकराएंगे और कुछ यहाँ से इधर मॉलिक्यूल्स जाएंगे और मॉलिक्यूल का इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में हमेशा उतार या चढ़ाव लगा रहेगा। कभी 2-4 मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा तो कभी इसमें ज़्यादा, कभी इसमें ज़्यादा तो कभी इसमें कम, ऐसा लगा रहेगा। लेकिन क्या देखा जाएगा कि लगभग जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनके रेस्पेक्ट में n अगर बहुत ज़्यादा है, n अगर बहुत ज़्यादा है, स्मॉल n के रेस्पेक्ट में कैपिटल N अगर बहुत ज़्यादा है तो ये जो उतार और चढ़ाव है ये लगभग नेग्लिजिबल है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कैपिटल N है वो LHS में लगभग n/2 है और RHS में भी लगभग n/2 है। और जो ये कंडीशन है दोनों कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या मैं ऐसे लिख दूं कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n/2 और n डैश इक्वल टू मैं लिख दूं n डैश इज इक्वल टू कैपिटल n/2। अगर ऐसी कोई सिचुएशन मिल गई तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम का स्टेट बोलेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो मैक्सिमम प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है कि जब हमारा इस कंपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n/2 हो और इस वाले कंपार्टमेंट में भी n/2 है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है और ऐसे स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। और भी हम देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। ये तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन है। और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल होते हैं जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होते हैं। एक कंडीशन हम लोग ऐसा चेक कर लेते हैं कि ऐसा मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, बहुत माइनर प्रोबेबिलिटी है, या कह सकते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है जनरली। क्या हो सकता है कि इस वाले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0 हो और टोटल जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर n लिया है सब के सब इस वाले कंपार्टमेंट में हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि n डैश में कोई भी मॉलिक्यूल ना हो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो, इधर कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऐसे जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी का जो मिलना है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये मिलना है, ये बहुत मतलब नगण्य प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ न कुछ ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। ये वाला जो है इम्पॉसिबल केस है। तो जो अभी हमने कहा, अभी जो कुछ भी हमने चर्चा किया कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किसी एक बॉक्स के 2 इक्वल कंपार्टमेंट में जो डिवाइड करना है, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखें तो भी हमें कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा एक क्लू मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें और कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 40 हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 40 हैं तो हम इनका मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन अगर देखें, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसका देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, 20 और 20 का। हमने अभी बताया कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है कि जब दोनों कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में 20 और 20 का ये कंडीशन मिलेगा।
और फिर इस कंडीशन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा वो फैक्टोरियल 40 अपान फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 20, और दो कंपार्टमेंट हैं तो दो कंपार्टमेंट में ये जो फार्मूला बनेगा ये यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता ही होगा। मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाता है और इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 40 हो जाता है। अगर 3 कंपार्टमेंट होता तो 3 की पावर 40 हो जाता, 4 कंपार्टमेंट होता तो 4 की पावर 40 हो जाता, 5 कंपार्टमेंट होता तो 5 की पावर 40 हो जाता। तो ये जो 2 लिखते हैं ना, ये नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है जिसमें हमें मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बन गया है ये केस, मैं इसको कह दे रहा हूं कि ये फर्स्ट है। आगे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, the probability of distribution 15, 25, that is a distribution that is a distribution 25% of most probable distribution of most probable distribution। इस केस में देखें कि क्या होता है। अभी हमें 15 और 25 पर देखना है, 25% ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको 25 हो, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, और अब हमारा हो जाएगा 40 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल अपान 25 फैक्टोरियल और इंटू 1 अपान 2 टू दी पावर 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। तो अब हमारे पास 25% ऑफ का प्रोबेबिलिटी है और यहाँ 50-50% का प्रोबेबिलिटी है, 50-50% की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 25% की प्रोबेबिलिटी है। हमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो अगर निकालने या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हमें देखना हो तो हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी देखें तो द रेशियो R of these two probabilities is R 25% ऑफ। तो अब हमें इसका रेशियो देखना है, इसी को रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा P15 यानी कि 50% ऑफ वाली प्रोबेबिलिटी और अपान जो हो जाएगा वो 15% वाली जो प्रोबेबिलिटी, 25% वाली जो प्रोबेबिलिटी है अपान में 50% वाली प्रोबेबिलिटी। ये 50% प्रोबेबिलिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर P20 और 20 हो जाएगा ये, और दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब दोनों वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। ये वाली प्रोबेबिलिटी इतनी है यानी कि 40 फैक्टोरियल अपान 15 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल और इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 40, और ये जो यहाँ की प्रोबेबिलिटी है ये वाली, तो 40 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल और इंटू 20 फैक्टोरियल और इंटू 1 अपान 2 टू द पावर 40। ये इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, 40 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये R 25% ऑफ की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये कितना हो जाएगा जी, 20 फैक्टोरियल ऊपर और 20 फैक्टोरियल ऊपर और अपान 15 फैक्टोरियल और 25 फैक्टोरियल, ये इतना हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बेटा ये आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। बेटे करना क्या है, अब इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे चेंज होती है नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ाने पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा लेते हैं। अभी हमने कितना लिया था, 40 लिया था। अभी अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, वी कैन टेक द
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 400, अभी हमने 400 ले लिया। अब इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में 50-50% लिया जाता है, तो 200 हो जाएगा, तो P 200 और 200 हो जाएगा। और ये अब 400 का फैक्टोरियल अपान 200 का फैक्टोरियल और 200 का फैक्टोरियल और इंटू 1/2 टू दी पावर 400 हो जाएगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें क्या लिखना है, 25% ऑफ पर देखना है, तो 25% ऑफ पर 150 और 250, 2 1 3 1 400 हो गया 400। और अब क्या हो जाएगा, दैट इज a distribution 25% ऑफ। इस कंडीशन में मोस्ट जो प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, P और 150 और 250, और अब यहां पर 400 का हो जाएगा फैक्टोरियल, और फार्मूला आप जानते ही हैं, तो 150 का और 250 का और 1/2 टू दी पावर 400। अब ये 400 हो जाएगा। और अब इसको हम इक्वेशन नंबर, ये सेकंड थर्ड और ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेना है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें देखना है, प्रोबेबिलिटी, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी देखना है तो मुझे R डैश कर लेता हूं, और 25% ऑफ वाला देखना है मुझे, 25% ऑफ वाला ये वाली। तो यहां पर मुझे P कितना हो जाएगा, 150, P 150 और 250 और अपान P और 200 और इंटू 200, और ये दिख रहा है आपको बोर्ड में। फिर करना क्या है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 400 फैक्टोरियल अपान 150 फैक्टोरियल और 250 फैक्टोरियल और इंटू 1/2 टू दी पावर 400 अपान, और ये 200 ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू आप पुट करो, 400 फैक्टोरियल अपान 200 फैक्टोरियल अपान इंटू 200 फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू दी पावर 400। ये पूरा इससे टर्म कैंसिल या इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 200 फैक्टोरियल और इंटू 200 फैक्टोरियल और अपान कितना हो जाएगा, 150 फैक्टोरियल और इंटू 250 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल सॉल्व होकर ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होकर आएगा 10 टू द पावर -5 आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। तो आपने एग्जांपल के तौर पर देख लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नैरोइंग विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल 400 लिया है, तो प्रोबेबिलिटी 20, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो 25% ऑफ करके आया वो 0.3 आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने एक जीरो और बढ़ाया, यानी कि 400 नंबर ऑफ पार्टिकल लिया, देखो प्रोबेबिलिटी कितनी कम आ गई, 1। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं ना तो ये 0.0001 लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी देखो नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करते ही प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, नैरोइंग होती चली जा रही है, पतली होती चली जा रही है, प्रोबेबिलिटी कम होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो एग्जाम्पल के तौर से आपको ये दिखाया गया, और हम कुछ ऐसे थ्योरेटिकल एक फार्मूला, थ्योरी से एक फार्मूला भी जनरेट करेंगे कि वो उस फार्मूले से प्रूव हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी कम होती चली जाती है। और अगर मुझे ये नैरोइंग देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिया है ना, उसका स्पेस में, और कह सकते हैं कि स्पेस और पोजीशन में हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करना होगा। और वो चर्चा कैसे हो सकती है, तो हम चाहें तो एक बॉक्स के अंदर 2 आइडेंटिकल कंपार्टमेंट लें और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लें, तो हमें वहां से भी पता चल जाएगा, या फिर हम जो ये फार्मूला ड्राइव करने चल रहे हैं उस फार्मूले से भी पता चल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। इसी लेक्चर में हम लोग उस फार्मूले को ड्राइव भी करेंगे और उसका एक ग्राफ भी देखेंगे कि कैसे वो ग्राफ आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने पर प्रोबेबिलिटी कैसे कम हो रही है। तो ये देखते हैं हम लोग।
अच्छा, ये चीज हम लोग इसके रिजल्ट को भी हम लिख सकते हैं, तो रिजल्ट इसका पहले हम लिख लें, इसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट इसका क्या होगा, तो इसका जो कंक्लूजन आया है वो कंक्लूजन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एन पार्टिकल जो हमने माना था, और उस कंक्लूजन को जब हमने सॉल्व किया था तो क्या है, thus it is obviously that as n increase with probability of the distribution appreciably from the most probable distribution becomes appreciably small। देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इसे स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर 40 है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 400 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम जब इंक्रीज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन अप्रिशिएबली फार, बहुत दूर ले जाकर जा रहे हैं, बड़ी संख्या लेकर चले जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। तो मैथमेटिकली हमने जो ऑब्जर्व किया, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लेकर दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट हमने इस एग्जांपल से ऑब्जर्व किया, उस चीज का एक शार्ट हमने एक रिजल्ट लिख दिया बस, कि क्या है वो, कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते चले गए तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, वो कम होती चली गई। मतलब 50-50% का जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% से जब कंपैरिजन किया तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी आते चली गई। बेटे देखो, अभी हमने क्या किया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या लिया था, कैपिटल एन लिया था, उसको दो इक्वल या आइडेंटिकल कंपार्टमेंट में जब डिवाइड किया तो किसी एक कंपार्टमेंट में हमने क्या किया था, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माना था, किसी दूसरे में हमने एन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माना था, और टोटल दोनों कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो n प्लस एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एन था। और इस सब के मानने के बाद हमने एक एग्जांपल से यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। जरा इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वही हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉक्स हैं, वही बॉक्स है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है ना, हम ये मानकर चलते हैं कि अब की बार हमने 2 स्मॉल एन ले लिया है, 2 स्मॉल एन ले लिया है, और अब इस 2 स्मॉल एन या 2n जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसे दोनों आइडेंटिकल बॉक्स के अंदर अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, उस एक बॉक्स है, ये जरा सा तो बेटे हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के पास दो कंपार्टमेंट हैं और आइडेंटिकल कंपार्टमेंट हैं, लेकिन हमने अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल एन नहीं मान लिया है, अब हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया है वो 2n लिया है। तो लेट अस नाउ कंसीडर 2n पार्टिकल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू हेल्प ऑफ अ बॉक्स, किसी एक बॉक्स के दो इक्वल कंपार्टमेंट में हमको 2n मॉलिक्यूल को या पार्टिकल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर, तो n इसमें होगा, n इसमें होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन यही बनेगा। जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो दोनों में इक्वल एंड इक्वल रहेगा। तो इस कंडीशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का PNN, यानी कि दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल रहेगा। तो 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू द पावर 2n। ये फार्मूला आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही होगा। और आपको ये हमने बता दिया कि जब हमने 2n पार्टिकल लिया और दोनों में इक्वली मॉलिक्यूल हैं, दोनों में इक्वल मॉलिक्यूल हैं, तो ये जो कंडीशन होगा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होगी। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि दोनों कंपार्टमेंट में ये मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से अपने आप में कोलिजन करते रहते हैं,
अपने आप से भी कोलिजन करते हैं, नंबर उसमें वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलिजन करते हैं, बाउंड्री से कोलिजन करेंगे, और इधर से कोलिजन करेंगे तो कभी इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर संख्या कम हो जाएगी, कभी इधर कोलिजन होगा ज़्यादा तो इधर से इधर चले जाएंगे, फिर यहाँ संख्या कम होगी। तो कभी संख्या यहाँ घटती है तो यहाँ बढ़ती है, कभी यहाँ घटती है तो यहाँ कभी बढ़ती है। यानी कि ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है ये बहुत रेयर केस में मिलता है। एक्चुअली में जो मिलता है वो कभी कम या कभी ज़्यादा कुछ घट बढ़ कर मिलता है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो संख्या है जो घट रही है जो या जो बढ़ रही है ये थोड़ा सा स्लाइटली घट बढ़ रही है, यानी कि कभी यहाँ पर n प्लस स्मॉल s मॉलिक्यूल हो जाता है तो कभी यहाँ पर n माइनस s मॉलिक्यूल हो जाता है। यानी कि s वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लैक्चुएशन को शो करता है, जहां पर अगर यहाँ पर s मॉलिक्यूल कम हुआ तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ कम हुआ तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ना मिलकर ये ऐसा कुछ मिलता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा ये हम लोग देख लें। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कर क्या रहे हैं। भैया अगर दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल और इक्वल मॉलिक्यूल्स मिल गए तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बन जाएगा और ये आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और इंटरेक्शन के दौरान कॉलिजन होता है, वॉल ऑफ द कंटेनर से कॉलिजन होता है, ये उतार और चढ़ाव लगा रहता है, कभी इसमें कम संख्या, कभी इसमें कम, कभी इसमें ज़्यादा। तो ये उतार और चढ़ाव जो लगा रहता है, मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्लाइटली थोड़ा कभी इसमें ज़्यादा, कभी इसमें ज़्यादा, कभी इसमें कम, कभी इसमें कम, ऐसा लगा रहता है। तो जो कम या ज़्यादा या उतार या चढ़ाव जो हो रहा है वो स्मॉल एस है। तो कभी अगर इसमें चढ़ाव हो गया तो n प्लस एस हो गया, इसमें उतराव हो गया तो n माइनस एस हो जाएगा। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी p इज इक्वल टू और n प्लस एस और n माइनस एस हो जाएगा, और यहाँ पर 2n है हमारे पास, 2n है और n प्लस एस हो जाएगा फैक्टोरियल के साथ और n माइनस एस हो जाएगा फैक्टोरियल के साथ और 1/2 टू दी पावर 2n। ये हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा ये यहाँ पर। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी देखें क्या हो जाएगा। अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी देखें क्या हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी n प्लस एस और n माइनस एस विल बी, क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू हो जाएगा p n प्लस एस और n माइनस एस अपान p, और ये हो जाएगा n और n, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको हम लोग कोई एक इक्वेशन मान लें, कोई एक इक्वेशन मान लें। इससे पहले पता नहीं कौन कितना इक्वेशन हम मान लिए थे, तो यहाँ से फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लो एक ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आगे जो भी आप इक्वेशन चला रहे होंगे तो आप मानते रहिएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें इतनी मालूम है और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इतना मालूम है। मैं r को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी को मैं p कह दूँ, इस प्रोबेबिलिटी को अगर मैं p कह दूँ तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, p अपान p मैक्स, ऐसा कह सकता हूँ मैं, p अपान p मैक्स। r इज इक्वल टू p, इस पूरे को p n प्लस एस n माइनस एक्स को मैं p कह रहा हूँ और ये p n n को, ये मोस्ट प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं p मैक्स कह रहा हूँ। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो p और n यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको भी कोई एक इक्वेशन मान ही लो ऐसे 4। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है, क्या है 2n फैक्टोरियल अपान और n प्लस एस और फैक्टोरियल और n माइनस एस फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू दी पावर 2n, 1/2 टू दी पावर n अपान कितना हो जाएगा ये r इज इक्वल टू और p और n प्लस एस, नहीं ये नहीं होगा, ये हाँ ये हो गया है, ये वाला यहाँ पर नोट होगा 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n और इंटू 1/2 टू दी पावर 2n। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान
और n प्लस एस और फैक्टोरियल n माइनस एस और फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी हो गई। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इसे क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं। इसी को अब हमको सॉल्व करना है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये अगले स्टेप में फैक्टोरियल n r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n प्लस एस कर लेते हैं फैक्टोरियल के साथ, और इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इस वाले स्टेप को यानी कि फैक्टोरियल n अपान n माइनस एस इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। और अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो r इज इक्वल टू n को ऐसे ही रहने दो फैक्टोरियल n, और n प्लस एस फैक्टोरियल से बाहर निकाल रहे हैं तो n प्लस एस माइनस 1, n प्लस एस माइनस 2, और ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आपकी जो ये फैक्टोरियल के टर्म आते रहेंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, ये इसको एक्सपैंड करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस वाले टर्म को हमने एक्सपैंड किया है, फैक्टोरियल n अपान इतना हो जाएगा। देखें टर्म सही है ये, हाँ सही है। दूसरे वाले को फैक्टोरियल n को एक्सपैंड करेंगे तो फैक्टोरियल n बाहर निकल कर आएगा, फैक्टोरियल n बाहर निकल कर आएगा, फिर n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे n माइनस 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में जो हमारा टर्म बचने वाला है वो टर्म कितना बचेगा, n माइनस एस प्लस 1, और फिर लास्ट में हमारा बचेगा n माइनस एस और फैक्टोरियल और अपान, और ये फैक्टोरियल एक्सपैंड हो गया है, और फैक्टोरियल एक्सपैंड होने के बाद n माइनस एक्स ये फैक्टोरियल में बचेगा। तो ये मैं इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये वाला स्टेप यहाँ लिख दिया है, ये वाला स्टेप यहाँ लिख दिया था, तो जगह ना होने की वजह से इस वाले स्टेप का एक्सपेंशन यहाँ लिखना पड़ा है। अब दोनों को कैंसिल कर दो, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो। देखो आप ध्यान से देखोगे तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस एस से फैक्टोरियल n माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म बचेगा वो टर्म क्या होगा, मैं यहाँ पर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 और n माइनस एस प्लस 1 ये बचेगा, और ये वाला टर्म नीचे बचेगा, क्या बचेगा, n प्लस एस और n प्लस एस माइनस 1, n प्लस एस माइनस 2 डॉट 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 और n प्लस 1, इतना टर्म बचेगा। इस वाले ब्रैकेट का ये डिनोमिनेटर बचेगा, इस वाले ब्रैकेट का नॉमिनेटर बचेगा, और हमने पूरा एज इट इज ऐसे लिख दिया है। अब आपको क्या करना होगा, इन सबको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, n प्लस एस एक ब्रैकेट में कर लें, n माइनस 1 और n प्लस एस माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर लें, और फिर n माइनस 2 अपान n प्लस एस माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर लें, और डॉट डॉट डॉट, तो फिर n माइनस एस और प्लस 1 अपान n प्लस 1, ऐसे हमने सबको क्या कर लिया कि एक ब्रैकेट में ऐसे कर लिया। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस अपान n प्लस एस, देख लो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, n प्लस एस माइनस एस, एस एस कैंसिल हो जाएगा, n अपान n प्लस एस, यहाँ यही बचेगा। यहाँ पर आप अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एस अपान n माइनस एस माइनस 1 बचेगा, डॉट 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 ऐसे स्टेप बचेंगे, और 1 माइनस एस अपान n प्लस 1 ये स्टेप ऐसे बचेंगे, डॉट डॉट करके यही स्टेप ऐसे बचेंगे, एक्सपैंड करके आप देखेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो n है वो s से बहुत बड़ा है, n जो है वो s से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, n s से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये दिख रहा है ये, तो इतना ज्यादा बड़ा है ना कि जो s बाई n की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी होगी। साथ ही साथ एक चीज और आप यहाँ नोट कर लें, नोट ये कर लें कि n की वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी है s से कि n में चाहे आप s जोड़ो या n में चाहे आप s घटा दो, वो वैल्यू लगभग n के इक्वल ही होगी, वो वैल्यू लगभग n के इक्वल ही होगी। या इस वैल्यू n में से कोई एक ऐड कर दो या n में से एक माइनस कर दो, कोई भी काम कर दो, ये मतलब
ये कोई भी काम कर दो इस वैल्यू पर n पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, n s से इतना ज़्यादा बड़ा है, यानी n में से चाहे ये s घटा दो चाहे वो -1 घटा दो, ये सब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है n के ऊपर, क्योंकि n s से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर इन सब पूरे ब्रैकेट को 1 माइनस इसको मैं s बाई n लिख लेता हूँ, क्योंकि n के ऊपर इस s का कोई भी प्रभाव लगभग जो भी पड़ने वाला है वो 0 या नेग्लिजिबल पड़ने वाला है। तो मैं 1 माइनस एस अपान एन इसको भी कर लेता हूँ, अगला स्टेप 1 माइनस एस अपान एन कर लेता हूँ, और डॉट 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 डॉट, और फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा अप टू एसथ टर्म तक आ जाएगा, ऐसे एसथ टर्म तक चलता चला जाएगा ये। तो यहां से एक मिनट इसको सही करते हैं। तो एसथ टर्म तक ये चला जाएगा, फिर आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एस बाई एन का क्या हो जाएगा, वो पावर कितना हो जाएगा एस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो यहां से हाँ ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, यहां से देखेंगे 1 माइनस एस बाई एन का पावर एस हो गया है, ये एस है। और अगर हम देखें तो लेट एस बाई एन को एक्स मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लें एक्स मान लें। तो एक्स मान लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा स्मॉल एस हो जाएगा। तो हम इधर का थोड़ा सा पार्ट मिटाना चाहेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो बेटे यहां से क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये r के इक्वल चली आ रही है, सब r के इक्वल है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं r इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर s, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या कर लेते हैं लॉग ले लेते हैं ऑन द बोथ साइड। वी विल गेट क्या मिलेगा हमको, तो log r हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि log ले रहे हैं तो 1 माइनस एक्स, और log m की पावर n, log m की पावर n जो होता है वो n log m होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहां से जो s है वो आगे आ जाएगा, जो स्मॉल s है वो आगे आ जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 1 माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस डॉट 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 अप टू द nth टर्म तक ऐसे चला जाएगा। तो अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा log r इज इक्वल टू एस, और ये वैल्यू अगर मैं लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, और ये x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो s है वो बहुत ही छोटा है n की तुलना में, तो s बाई n और भी छोटा होगा, एक की तुलना में बहुत छोटा रहेगा ये। तो हम क्या करते हैं कि x की हायर डिग्री को, इसी को तो हमने x माना है ना, इसी को तो हमने x माना है, x जो है बहुत छोटा होगा एक से, क्योंकि s बाई n को ही हमने x माना है, ये यहाँ पर हमने क्या माना है x माना है। तो अब एक की तुलना में x बहुत छोटा है तो x के हायर ऑर्डर तो और भी छोटे हो जाएंगे। तो x के जब हायर ऑर्डर और भी छोटे हो जाएंगे तो सो नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर ऑफ x, तो x के हायर ऑर्डर को क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करोगे तो केवल आपको x मिलेगा। तो log r इज इक्वल टू एस, और यहाँ माइनस एक्स मिलेगा, और log r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे x और r, ठीक है सॉरी s और x मिलेगा। और फिर आप यहां से जब टेकिंग एंटी लॉग ले लो आप, टेकिंग एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा जी, तो r इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एस एक्स हो जाएगा। अब इधर वाला मैं रब करूंगा यहां का पूरा टर्म, यहां से वैल्यू बेटा अब हमें वैल्यू रखनी होगी x की, क्या वैल्यू रखनी होगी वो देख लो जरा, r इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एस एक्स, और x इज इक्वल टू हमने क्या माना था s बाई एन, ये वैल्यू यहां रख दो।
तो r इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस और यहाँ से s बाई एन, और r इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई एन। n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ई टू द पावर माइनस एस बाई एन स्क्वायर और इंटू एन, और यहाँ से r इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस बाई एन का होल स्क्वायर और इंटू एन। बेटे बीच में हमने एक जगह पर क्या किया था कि s बाई एन को x कह दिया था, बस केवल सॉल्यूशन के करने आसान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब कभी भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल की इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी का नर्विंग कैसे चेक करते हैं, तो जो ये s बाई एन है ये एज अ फंक्शन हम लोग लेते हैं, तो हम इसे अगेन क्या मान रहे हैं s बाई एन। अब हम इसे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं मान रहे हैं, नहीं तो आप सोचो कि जहाँ पर इसको x मान लिया गया है यहाँ पर इसको स्मॉल f मान लिया गया, ऐसा नहीं है। ये बस स्मॉल f जो है अब हम इसके फाइनल एक्सप्रेशन को टच देने चल रहे हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इजी और थोड़ा शार्ट दिखे, तो इसके लिए हम सॉल्व मुझे करना था तो मैंने x माना था, सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसको सिर्फ एक फंक्शन के तौर पर स्मॉल f मानकर चल रहा हूँ। तो r इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर और n हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा और ये n हो जाएगा। ये हमारा जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला आ जाएगा अब यहाँ पर। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, ये r की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन नंबर 4 जब देखेंगे तो r की वैल्यू कुछ ऐसी थी, p अपान p मैक्स करके थी, p अपान p मैक्स करके थी, ऐसे यही था इक्वेशन। तो p अपान p मैक्स करके था और r की वैल्यू यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 था, और ये इक्वेशन नंबर जो भी हमारा सीरीज में बनेगा इक्वेशन नंबर 6 आई थिंक होगा ये। तो इक्वेशन नंबर 4 और 6 में देख लो r की वैल्यू दोनों सेम है, तो p अपान p मैक्स और इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एफ स्क्वायर एन। बेटा देख लेना मैं इक्वेशन का सीरीज भूल गया हूं, तो इक्वेशन कोई भी हो सकता है, बस ये इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन तो मुझे याद है इक्वेशन नंबर 4 है, लेकिन ये कितना नंबर इक्वेशन है ये मुझे नहीं मालूम है। तो वीडियो को आप पॉज करके पीछे करके इक्वेशन आप सेट कर लेना, ये कितना नंबर इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन नंबर 6 है या इक्वेशन नंबर 5 कौन सा बन रहा है ये देख लेना। नहीं तो आप सोचो कि क्वेश्चन नंबर भी अगर मान लो 4 तक बना था, मैंने इसको 6 लिख दिया, तो आप फिर ढूंढो 5th इक्वेशन कहाँ बना था, 5th इक्वेशन कहाँ बना था, तो आप उसकी सीरीज को मिला लेना। ये जैसा भी इक्वेशन होगा नंबर इक्वेशन होगा, क्योंकि बोर्ड मिटाते चले जा रहे हैं तो इक्वेशन वो याद नहीं रहता कि कितने नंबर इक्वेशन ये बना चुके थे अभी तक। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p मैक्स हो जाएगा और e टू दी पावर माइनस एफ स्क्वायर एन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन मिला है ये फाइनल एक्सप्रेशन है, और यहीं से अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कैसे प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या कैसे नर्विंग ग्राफ कैसे मिलेगा। तो आपका जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ तक था, अब हम लोग उसकी नैरोइंग चेक करने चल रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने के बाद। इसका कंक्लूजन क्या आएगा, देखिए बेटा, व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन, या मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख रहा हूं, व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन डेविएशन प्रोबेबिलिटी, डेविएटेड प्रोबेबिलिटी p, ये डेविएटेड प्रोबेबिलिटी p है, एंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी p मैक्स है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और डेविएटेड प्रोबेबिलिटी के बीच का रिलेशन है। और अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ाने से किस तरीके से डिस्टर्ब होती है। तो लेट करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट जो एफ स्क्वायर है उसकी वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 6 है, पहली कंडीशन पर ये हम चेक करते हैं, और जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू 10 टू दी पावर 6 है। अगर हम इसको रखकर चेक करें इस फार्मूले पर, तो p इज इक्वल टू, इसको मैं p1 कह रहा हूं और ये p मैक्स होगा, और e टू दी पावर माइनस, और f की जो वैल्यू है, f स्क्वायर की जो वैल्यू है उस एफ स्क्वायर की जगह पर मुझे लिखना है 10 टू दी पावर माइनस 6, और n की जगह पर लिखना है 10 टू दी पावर 6। आप देख रहे हैं कि p1 की जो वैल्यू है p मैक्स और e टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 6 और माइनस और प्लस 6, और p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p मैक्स और e टू दी पावर माइनस 10 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से p1 इक्वल टू p मैक्स और e टू दी पावर ये 0 हो जाएगा।
और E0 का यहाँ 10 टू द पावर 0 का मतलब हो जाएगा -1, और P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P मैक्स, और E टू द पावर -1 का मतलब है कि E नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर स्टेप आ जाएगा। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड पर चेक करते हैं। अभी भी हम अपना f की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेंगे। एफ स्क्वायर की वैल्यू अभी भी मैं 10 टू द पावर -6 लूंगा, और जो n की वैल्यू है उस n को चेंज करता हूँ, 10 टू द पावर 8 ले लेता हूँ। देखता हूँ 10 टू द पावर 8 पर क्या फर्क पड़ता है हमारे प्रोबेबिलिटी के फंक्शन पर। तो F1 इज इक्वल टू P1 इसको कर देता हूँ, F1 नहीं सॉरी इसको P2 कर देता हूँ इसको। यहाँ पर P1 माना था ना, इसको P2 कर देता हूँ, और ये P मैक्स हो जाएगा, ये P मैक्स हो गया, और ये E टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस, और F स्क्वायर है, F स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, और इंटू n है स्मॉल, और n की वैल्यू 10 टू दी पावर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो P मैक्स इज इक्वल टू 10 टू दी पावर सॉरी E टू दी पावर माइनस एज इट इज रहने वाला है, और 10 की पावर -6 और +8 हो जाएगा, और P मैक्स इज इक्वल टू E टू दी पावर -10 और +2 हो जाएगा। अब बेटे अगर ये यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ लिख दूँ मैं P2 इज इक्वल टू P मैक्स E टू दी पावर -100 हो जाएगा, और P मैक्स इज इक्वल टू 1 अपान E टू दी पावर 100 हो जाएगा। या मैं इसी को P मैक्स इज इक्वल टू E टू दी पावर 100 लिख सकता हूँ। P2 इज इक्वल टू, दो केस हमने देख लिया, जरा एक केस और ले लेते हैं। दो ही मैं दिखा सकता हूँ लेकिन एक केस और ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने चल रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली समझ में ही नहीं आता है कि इस तरीके से जो ये कर रहे हैं इससे ये लाना क्या चाह रहे हैं, प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, एम क्या है। हमारा एम यही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते जाइए, और आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो नैरो मिलता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस फार्मूले से हमको देखना है, तो वही मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते हुए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे कम होती चली जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने से। तो इस फार्मूले में अगेन एफ स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर -6 हमने फिक्स कर दिया है, ये वैल्यू फिक्स कर दी है। केवल हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ानी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 10 की पावर 10 ले लेते हैं। इतना पार्टिकल मैं ले लेता हूँ। तो इतना पार्टिकल लेने के बाद अब मैं इसको P3 कहूँगा। P मैक्स में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, वही रख रहा हूँ। E टू दी पावर माइनस ऐसे रहेगा, और F स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर -6, और n की वैल्यू 10 टू दी पावर 10 ले लिया है मैंने, और P मैक्स E टू दी पावर -10 टू दी पावर -6 और +10 हो जाएगा, और P मैक्स इज इक्वल टू E टू दी पावर -10 और +4, और P मैक्स इज इक्वल टू 1 अपान E टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या मैं इसी को अदर स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, E टू दी पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, और दिस इज द इक्वेशन नंबर। ये 7 हो गया था, इसको मैं 8 मान ले रहा हूँ, और इसको ये वाले को इक्वेशन नंबर 9 मान ले रहा हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 10 मान ले रहा हूँ। बेटे एक चीज आपको देखना होगा, यहाँ पर P मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी को E डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर E की पावर 100 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E टू दी पावर क्या है 10 टू दी पावर 4 डिवाइड कर रहा है, और इसको मैं P3 कह रहा हूँ। ये P3 है, P3 है, P3 है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि E जो है वो छोटा है E टू दी पावर 100 से, और ये छोटा है E टू दी पावर 10,000 से, ये ऐसे है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है। अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू इसमें भाग लगा देगा तो ये वैल्यू कम आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब कम आ जाएगी तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P3 बहुत कम आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है उससे छोटी ये वैल्यू है, और ये वैल्यू जब यहाँ पर P मैक्स में भाग लगाएगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, क्योंकि इस वाले रेस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू थोड़ी सी छोटी है। तो ये वैल्यू हमारी P2 जो है वो थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, और P1 हमारी और भी बड़ी आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते चले गए, नंबर ऑफ पार्टिकल
इंक्रीज करते चले गए, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर 10⁻⁶, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी आ गई, P1 हमारा बड़ा आ गया। 10⁻, जैसे मैंने 8 किया, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किया, प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर इस वाले से छोटी आ गई, P1 से जब नंबर ऑफ 10⁻⁶ था ना, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बड़ी आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी छोटी आ गई, 10⁸ वाले की थोड़ी छोटी आ गई। और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाया, ये 10⁻10 ले लिया, प्रोबेबिलिटी और भी छोटी आ गई, क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग ये देख रहे हैं और इसी एक्सप्रेशन से हमने ये सारा चीज सॉल्व किया है। तो अब हमें इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ से हम बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कम हुई है, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये हम देखते हैं। तो हमने जो कंक्लूजन निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करके और एफ की वैल्यू 10⁻⁻6 ऑब्जर्व की, और मतलब एक वैल्यू लेकर हमने तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर करके देखा कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी वो नैरो होती चली गई नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से, और हमने रिजल्ट क्या पाया कि एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। और देखा हमने कि जब 10⁻6 जो माना था नंबर ऑफ पार्टिकल तो प्रोबेबिलिटी हाई आई, 10⁸ माना प्रोबेबिलिटी लो आ गई, और जब 10 माना तो प्रोबेबिलिटी और भी लो आ गई। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते चले गए, नंबर ऑफ पार्टिकल देख लो आप कि नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल था वो 10⁻6 था, 10⁸ था, 10⁻10 था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा आई, इसके करस्पॉन्डिंग और कम आया, इसके करस्पॉन्डिंग और कम आया। तो हमने उसको एक्सपोनेंशियली जो देखा डिक्रीजमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से, उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। वो ग्राफ क्या था कि हमने वाई एक्सिस पर वो प्रोबेबिलिटी लिया जो जिसकी वैल्यू हमको चेक करनी थी, यानी कि डेविएटेड प्रोबेबिलिटी ली, Pn+s और n-s अपॉन P मैक्स, ये प्रोबेबिलिटी लिया, प्रोबेबिलिटी का रेशियो यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी लिया, R लिया हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमने वो फंक्शन देखा कि जो SYN के अकॉर्डिंग जो था। तो हमने क्या देखा कि 10⁻6 वाले की प्रोबेबिलिटी आप देखो, आप यहाँ तक एक्सपैंड हुआ है, यहाँ तक एक्सपैंड हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम था तो प्रोबेबिलिटी का जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज़्यादा आ गया, उसका जो रेंज आया वो बहुत ज़्यादा रेंज आया, यहाँ तक बहुत बड़ा रेंज आया। उसके बाद जैसे मैंने क्या किया 10⁸ किया, प्रोबेबिलिटी का रेंज देखो इतना आ गया, 10⁻10 किया, प्रोबेबिलिटी का रेंज और कम आया, मतलब 10⁻10 वाले की जो प्रोबेबिलिटी का देखो आप नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हुए ये इतना आ गया, मतलब नैरो होता चला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी नैरो होती चली जा रही है। और जैसे ही हमने क्या किया था, हमने देखा कि ये 10⁻, ये ग्रीन वाले को 10⁻6 वाला देखा तो ये यहाँ तक फैल रहा है, 10⁻6 जो है वो यहाँ तक फैल रहा है, पूरा इतना फैल रहा है, ये ग्रीन कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, और इतना फैल रहा है 10⁻6 नंबर ऑफ पार्टिकल के वजह से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ब्रॉड हो गई है, ये डेविएटेड प्रोबेबिलिटी ब्रॉड हो गई है नंबर ऑफ पार्टिकल के कम होने से। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने इंक्रीज कर दिया, देखो प्रोबेबिलिटी ब्लैक वाली को देखो नैरो होती चली गई, और 10⁸ पर देखो 10⁸ पर इतनी मतलब इतना स्पेस कट गया, इतना स्पेस इधर वाला कट गया, इधर का कट गया, अब केवल इतना रह गया है, केवल इतना रह गया है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी यानी डेविएटेड प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती चली जा रही है। तो जो मेरा हेडिंग था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विच इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पार्टिकल, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस ग्राफ को इन वर्ड आप हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इट मे बी सीन फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पर इस ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं कि दैट विच इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, कह रहा है कि दो वैल्यू ऑफ एन अगर हम इंक्रीज करते चले गए, ऐसे इंक्रीज करते चले गए, दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स नैरोइंग। अब देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स नैरोइंग, वो थोड़ा सा पतला होता चला जा रहा है, और ये चीज आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता चला जा रहा है, नैरो होता चला जा रहा है, नैरो होता चला जा रहा है। और कैसे नैरो होता चला जा रहा है, फिर से एक बार हम ड्रॉ करके दिखा दें।
ये ऐसे ये 10⁶ था तो 10⁸ और जैसे ही 10⁻10 लिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया 10⁻10 पर नैरो होता चला गया। ये ग्राफ नैरो होता चला गया। यहाँ पर देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स नैरो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिक्रीज। प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है? डिक्रीज होते चली गई। हमने दिखाया कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होते चली गई है। तो हमारे हेडिंग का जो ये एम था ये कंप्लीट हो गया है। तो हमने सबसे पहले इस चीज को दो एस्पेक्ट में देखा। सबसे पहले हमने टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो कैपिटल एन लिए, कैपिटल एन को डिस्ट्रीब्यूट किया दो आइडेंटिकल बॉक्स के अंदर, और एग्जांपल लिया मैंने, एक बार 40 मॉलिक्यूल लिया और एक बार 400 लिया। तो हमने आपको इन जनरल मैथमेटिकली दिखाया कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने से। फिर हमने उसी आइडेंटिकल बॉक्स के अंदर 2 स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए और दोनों को आइडेंटिकली कंपार्टमेंट के अंदर n मॉलिक्यूल से डिवाइड किया और उसके बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, उसके बाद डेरिवेटेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की और फिर यानी हम ऐसे कर सकते हैं 25% पर कैलकुलेट किया, और 25 नहीं बोल सकते मतलब n+s और n-n पर हमने कैलकुलेट किया। और फिर हमने दिखाया एक फार्मूला आता है जो P = Pmax e⁻⁻ f² और इंटू n। इस फार्मूले से फिर हमने एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको कि किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज करने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कैसे होती है। इसी चीज को सेम इसी ग्राफ को, इसी डेरिवेशन को, इसी पॉइंट को हम एक दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। तो हम उसे इस वीडियो में ना करके इसका एक सेकंड वीडियो बनाएंगे और उसमें इस चीज को हम दिखाएंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लाते हैं और हम उसे ड्राइव करते हैं और सेम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दूसरे मेथड से। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिएगा फेस टाइम के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।